देखो इलेक्ट्रिसिटी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, थोड़ा मोड़ा कुछ पढ़े होगे 8 में, क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो थोड़ा मोड़ा? इलेक्ट्रिसिटी देखो क्या है बाबू, ये जो हमारा बल्ब चल रहा है, पंखा चल रहा है, ये सब क्या है, करंट के वजह से चल रहा है। तो करंट बेसिकली क्या होता है, तो करंट के लिए हमें क्या होता है कि एक सिंपल सा सर्किट मैं अभी पहले बनाता हूं। ऐसा, ये क्या है भाई, ये बैटरी है ना। जैसे बैटरी से मान लेते तार जोड़ो, बल्ब लगाओ तो जलने लगता है कि नहीं लगता है। तो वही समझो कि ये बैटरी है, बैटरी का 2 टर्मिनल है, ये बड़ा वाला जो डंडी है पॉजिटिव कहलाता है, छोटा वाला नेगेटिव कहलाता है ना। इस बैटरी या सेल का रिप्रेजेंटेशन है, कुछ सिंबल होगा इसमें, तुम्हें याद करना होगा, पीछे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि सेल का सिंबल क्या है, बैटरी का सिंबल क्या है, प्लग की का क्या है, बल्ब का क्या है, रेसिस्टर का क्या है ना। वो सिंबल बाद में, पहले एक छोटा सा सर्किट यहाँ पे बना दिए। तो इसमें क्या होगा कि करंट का फ्लो होगा कब, जब यहाँ पे ये अभी सर्किट, ये प्लग है जिसको कि स्विच भी कह सकते हो है ना, प्लग की या स्विच। तो अगर इसके अंदर डॉट नहीं दिया हुआ है मतलब अभी सर्किट क्या है, ओपन है। जैसे ही डॉट यहाँ पे दे दिए मतलब क्या होगा, सर्किट क्लोज हो गया। तो सर्किट क्लोज होते ही क्या होगा, करंट का फ्लो इसमें होने लगेगा, करंट का फ्लो होने लगेगा। और करंट किधर से होगा, तो पॉजिटिव से जाएगा, निकलेगा और निगेटिव में इन करेगा। तो एक बेसिक सर्किट है, ये हमारा बल्ब का सिंबल है, बल्ब पंखा कुछ भी लगाए कनेक्ट किए वो चलने लगा। तो कहता है कि करंट जो डिफाइन किया जाता है बाबू, तो कहता है कि आखिर इसमें क्या होने लगा कि सेल से जोड़े, बल्ब लगा दिया और वो जलने लगा, क्या होता होगा वहां पे, और पहले नहीं जल रहा था, या मतलब यहाँ प्लग की ओपन था तो मतलब तार सटा हुआ नहीं है तो बल्ब नहीं जल रहा है, तार को सटाते ही क्या हुआ, ये जलने लगा। तो क्या हुआ होगा भाई, ये जल रहा है। तो कहता है कि जैसे ही हम इसको किसी भी सेल से बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, वहां पे चार्ज का फ्लो होने लगता है बापू, है ना। कंडक्टर क्या करता है, ये कंडक्टर किसी न किसी वायर से ज्वाइंट करते हैं हम। तो कंडक्टर क्या करता है कि वो चार्ज को फ्लो कराता है। और ये अगर करंट का डायरेक्शन लेते हैं, करंट को आई से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। ये भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल ये सब टर्म आएगा, अभी समझ में आएगा क्या है, बट अभी सीधा सीधा मैं बना रहा हूं। तो जिधर करंट फ्लो होगा उसके अपोजिट हम क्या लेते हैं, चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन लेते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। तो दो क्वांटिटी है, एक करंट है एक चार्ज है। तो करंट को डिफाइन किया जाता है, करंट क्या है भाई, तो करंट को हम लिखते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को ये डिफाइन किया जाता है, या और डिफाइन कर सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो रेट का मतलब ही होता है जिस चीज का रेट है, अगर 9th में पढ़े होगे तुम एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये सब पढ़ोगे तो वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहलाता था। रेट का मतलब जहां पे भी रेट होगा, यानी कि जिस चीज का रेट बोल रहा है वो यानी कि नीचे टाइम से डिवाइड हो जाएगा, तो उसी को दूसरा टर्म में हम ऐसा लिख दें। तो करंट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो करंट को लिख सकते हैं हम चार्ज अपॉन टाइम, यही है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज ऊपर हुआ और पर यूनिट टाइम। तो करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को डिनोट करते हैं टी से, है ना। तो ये हमारा एक सबसे जो बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर का है, आई बराबर क्यू बाई टी, या इसी को अगर लिखोगे क्यू बराबर तुम लिखो तो आई इंटू टी हो जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, आई इंटू टी।
यानी कि इस तीन में से कोई भी दो दिया हुआ रहेगा तो तीसरा निकाल सकते हो कि नहीं? चार्ज, करंट और टाइम में से तीनों में से कोई भी दो दिया हुआ रहे तो तीसरा निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हैं। तो ये हमारा करंट है बेसिकली, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो लेते हैं ना, तो जिधर चार्ज फ्लो हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन हम करंट लेते हैं। यानी कि अगर सर्किट में हमें करंट का डायरेक्शन सर्किट में क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव से करंट निकलेगा और निगेटिव में इन करेगा। तो करंट का डायरेक्शन तो सर्किट में हमें पता चल जाएगा। अब ये पूछे कि चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा भाई, तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो चार्ज का फ्लोइंग कैसे लेते हैं? उसका उल्टा लेते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखोगे कि फ्लो ऑफ चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है इतना में? अरे तो उल्टा हुआ ना भाई, अभी ये ऐसे चल रहा है तो चार्ज ऐसे चलेगा, है ना? निगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ भाई? अभी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अभी मान लेते हैं, अभी इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो करंट हमारा कैसे फ्लो हो रहा है भाई? तो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ये हमारा आई का डायरेक्शन अगर है तो ये हमारा चार्ज का डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। होगा कि नहीं? निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है। चलना तो पूरा कंटिन्यूअस वो चलते रहता है ना, ऐसा थोड़े है कि यहाँ से चला और यहाँ पे आके रुक गया, वो चलते रहता है। समझो कि बात ये केवल करंट का कि करंट पॉजिटिव से निकलता है और इसमें मिलेगा, पर ये प्रोसेस चलते रहता है ना, हमेशा चलते रहेगा। तो ध्यान ये केवल है रखना कि करंट जिस डायरेक्शन में है उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट को लिया जाता है, ऐसा कन्वेंशन माना गया है ना? ठीक ना? ये थ्योरी है, ये याद रखोगे। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इसका, हाँ, चार्ज होने का मतलब चार्ज वहां पे जमा हो गया। अब वही चार्ज फिर से डिस्चार्ज होगा तो करंट फ्लो होगा। चार्ज ही फ्लो हो रहा है ना, तो अब वही चार्ज फिर किसी सोर्स से जोड़ दोगे, चार्ज वहां से फ्लो होने लगा तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस करेगा, तो बल्ब जलेगा, पंखा जो जलाना है जलाओगे। क्या इसको मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लिए हो? अब आते हैं इसके यूनिट पे आते हैं, है ना? करंट का यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है बाबू, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है कूलाम। कूलाम होता है, इसको सी से भी डिनोट करते हैं। ठीक, अभी करंट देखो, करंट हमारा क्या है? आई है। तो आई बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम, यही पढ़े हो ना? तो अगर पूछे कि इसका करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए, तो चार्ज का हम यूनिट क्या पढ़ लिए? कूलाम पढ़ लिए। और टाइम का तो हम जानते ही हैं भाई कि टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कूलाम पर सेकेंड। तो अगर पूछे कि एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या हुआ, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? कूलाम पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसी को कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा, कूलाम सेकेंड नीचे है पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर -1 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? क्या रे, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? और इसी को स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको और स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं एम्पियर, है ना? और उसको ए से डिनोट किया जाता है। यानी कि एसआई यूनिट ऑफ करंट पूछे, है ना, तो कूलाम पर सेकेंड हुआ या फिर एम्पियर कहोगे। क्या कोई दिक्कत है? उसी तरह से अगर चार्ज का यूनिट पूछता बाबू, तो चार्ज का यूनिट पूछता तो Q बराबर IT होता है। Q बराबर करेंगे तो IT होगा।
तो चार्ज का एक यूनिट तो हम लोग कूलाम देखे, दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, तो करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, टाइम का होता है सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हमारा एम्पियर सेकेंड भी होगा, चार्ज का एम्पियर सेकेंड, और करंट का कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? फॉर्मूला याद रहेगा तो यूनिट निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। फॉर्मूला याद रहेगा तो यूनिट निकालने में कुछ, हाँ, कूलाम हुआ या एम्पियर सेकेंड हुआ ना, आई क्यूब, हाँ एम्पियर सेकेंड होगा, एम्पियर इनटू में है तो पर तो नीचे रहता तब ना, जैसे हाँ एस हुआ उसको एम्पियर सेकेंड पढ़ते हैं, एस स्मॉल होगा ए बड़ा होगा, ठीक ना। क्या इतना तक कोई दिक्कत है? तो अब इस आई क्यू टी इस तीन में से छोटा क्वेश्चन देखना, तुम्हारे बुक में है दिया हुआ कि इस तीनों में से दो कोई भी दो दे दिया तो तीसरा निकालने का हो जाएगा। अभी तुम्हें मान लेते पूछता, इसको मिटा दूं, अभी तुम्हें पूछता कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, है ना, कि 1 एम्पियर से क्या समझते हो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें 1 नंबर का आएगा, है ना। क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर का मतलब क्या है, क्या समझते हो। किसी सर्किट में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, एम्पियर तो करंट का यूनिट है, मतलब 1 एम्पियर करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब तुम क्या समझते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो क्या जवाब दोगे? क्या रे बाबू, क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं जवाब दोगे? क्या बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर को क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते हो तुम। देखो क्या लिख सकते हैं बाबू, एम्पियर का मतलब करंट, तो हम लोग आई बराबर क्या पढ़े हैं, क्यू अपॉन टी। तो 1 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर को 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 1 एम्पियर का मतलब तुम्हें यही समझाना है कि उस सर्किट में क्या हो रहा होगा कि 1 कूलाम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। 1 एम्पियर का मतलब क्या लिखोगे कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू, तो डिफाइन 1 एम्पियर भी रहे बात, उसका वही मतलब है, वही सेम आंसर। बोले कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ, मतलब 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, तो यही तब भी यही बात होगा। या बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, तब भी बात यही होगा। क्या कोई दिक्कत है? यहां तक कुछ परेशानी? मिटा दो इसको, क्या रे मिटा दूं? अब एसआई यूनिट ऑफ करंट जो है एम्पियर है बाबू, एम्पियर अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट होता है, समझे। तो उस बड़ा यूनिट को छोटा करने के लिए उससे छोटा यूनिट लेता है, तो 1 एम्पियर बहुत बड़ा करंट हुआ। किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट है मतलब बहुत ज्यादा करंट है, ठीक ना। हमारे घर में जो करंट आता है 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसा आता है तो पूरा घर चलता है ना, जिससे बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं ना। तो 1 एम्पियर का मतलब बहुत बड़ा वैल्यू हुआ। तो स्मॉलर वैल्यू के लिए कहीं कहीं क्या होता है, मिली एम्पियर होता है, लिखा हुआ होगा, है ना। मिली एम्पियर कैसा लिखा हुआ होगा, तो स्मॉल एम और कैपिटल ए लिखा हुआ होगा, है ना। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, है ना।
फिर कहीं कहीं क्या होगा, माइक्रो एम्पियर भी होगा, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को डिनोट करते हैं ऐसे, माइक्रो का साइन ये होता है और एम्पियर ये है। तो फिर उसी तरह से 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, है ना। तो कभी कभी करंट तुम्हें माइक्रो एम्पियर में दे देगा भाई, तो उसको एम्पियर में पहले कन्वर्ट करोगे, है ना। तो ये कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन करोगे तो ऐसा यूनिट में करोगे। न्यूमेरिकल जब भी बनाओगे ना, कभी भी हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो ऐसा यूनिट में बनाते हैं। तो इस वजह से हमें मिली एम्पियर में अगर वैल्यू दिया हुआ है तब भी हम उसको पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, या माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है तब भी हम उसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। एक नैनो एम्पियर भी होता है, बट नैनो एम्पियर उतना छोटा लेवल पे हमें पूछता नहीं, पर नैनो अगर रहे तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ हो जाएगा कहीं भी, है ना। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं? अब कहता है कि जो सर्किट में करंट हमारा फ्लो हो रहा है या चार्ज फ्लो हो रहा है जिसके वजह से करंट सर्किट में है, तो आखिर वो चार्ज फ्लो क्यों हो रहा है? क्या इसको यहाँ पे प्लग को ऑन करते ही क्या यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया? ऐसा क्यों, है ना? क्या हुआ? तो हाँ वही बोल रहा हूँ, क्लोज सर्किट में चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, क्यों हुआ भाई? तो कहता है कि उसके लिए एक चीज रिस्पॉन्सिबल है बाबू, चार्ज का फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए। तो वहां पे एक दो टर्म आता है, एक होता है पोटेंशियल और दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को V से डिनोट करते हैं, दोनों सेम है, ठीक ना। अभी समझ में आया, दोनों का थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है बट दोनों का यूनिट सेम है, क्वांटिटी भी इवन सेम है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बाद अब तुम बात समझो कि यहां पे अगर पानी सेम लेवल में दोनों में है ना, और यहां पे मान लेते हैं होल कर देते हो तुम, है ना, यहां पे होल कर दिए, यहां पे होल कर दिए भाई। तो होल कर दिए तो क्या यहां से पानी इधर फ्लो या उधर का पानी इधर फ्लो होगा क्या? नॉर्मल सिचुएशन में होगा क्या? क्यों होगा? हाँ क्यों होगा? वही तो बोले दोनों का लेवल से, तो होल किए हुए हैं तो नॉर्मल सिचुएशन में क्यों होगा? वही तो बोले दोनों तरफ वाटर का लेयर सेम है। लेकिन यहाँ पे वाटर का फ्लो क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन दूसरा सिचुएशन है ऐसा कि एक में पानी इतना तक रहता और मान लेते एक में इतना ही है, कहीं पे इसमें होल कर दो, है ना, मान लेते यहीं पे होल कर दिए, तो अब इसका पानी इसमें, इसका इधर जाएगा कि इसका इधर जाएगा, कि जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या होगा? यहां से इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं? यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का लेयर सेम है बाबू, तो सेम लेयर होने का मतलब है कि जो पोटेंशियल इसके पास है वही पोटेंशियल इसके पास है। यानी कि अगर इसका पोटेंशियल अगर हम V लिखते हैं, इसका पोटेंशियल भी V है, तो उसका डिफरेंस V माइनस V क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पे इसका पोटेंशियल अगर V1 कुछ अलग है, इसका पोटेंशियल कुछ अलग है V2, तो चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ है, कितना है भाई? इतना है, V1 माइनस V2 इतना होगा कि नहीं होगा? तो चूंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसी वजह से क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। वाटर पोटेंशियल वहां पे होता है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, है ना। वाटर पोटेंशियल को हम लोग प्रेशर कहते हैं, 9th में पढ़े होगे अगर, तो प्रेशर वहां पे कहलाता है, 11th में और अच्छे से पढ़ोगे जाके। तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस होता है, इस वजह से पानी ऐसे फ्लो होता है ऊपर से नीचे। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस नहीं है, इसलिए पानी का फ्लो नहीं होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि करंट का फ्लो सर्किट में क्यों होने लगता है भाई? तो सर्किट में करंट का फ्लो इसीलिए होने लगता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है सर्किट के अंदर। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट करता है भाई? तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है वही सेल या बैटरी जो लगा हुआ होता है हमारे सर्किट में, है ना। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। जैसे अभी सर्किट हम जो बनाए थे,
है ना। ये बल्ब है, ये एक प्लग की है डाल दिए हैं, और यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स जिसको कि सेल डाल दिए, एक सेल लगा दिए। सेल का ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। तो पॉजिटिव पोटेंशियल जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, निगेटिव पोटेंशियल कम पे होता है। तो दोनों के बीच डिफरेंस होता है। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तब क्या करेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और करंट कहां से स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? तो कहता है कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बेसिकली वी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो पहले 1 बाय 1 पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल कहता है कि वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to a certain point is called potential। कह रहा है कि एक पॉइंट हमें मालूम हो, मान लेते ए पॉइंट, और एक पॉइंट हमें मालूम नहीं है, कहीं इन्फिनिटी पे चार्ज है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बहुत दूर, और वहां से चार्ज को उठा करके कहाँ लाना है, इस ए पॉइंट पे लाना है। क्यू को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे लाना है। तो भाई कुछ भी तुम काम करो, एक सामान लेके तुम चलो, तो तुम्हारा एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं? तो वही चीज पोटेंशियल कहलाता है कि अगर इन्फिनिटी से आ रहा है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए आया है, तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज का मतलब नीचे हम क्या करते हैं, क्यू से डिवाइड करते हैं। यानी कि इसको इन्फिनिटी टू ए नहीं भी लिख सकते हो तुम, सीधा सीधा लिखोगे v बराबर क्या होगा, W बाई क्यू। ये एक नया फॉर्मूला आया तुम्हारे पास। फॉर्मूला जितना भी आते जाएगा उसको ध्यान में रखोगे बाबू, ठीक ना। तो v क्या है, पोटेंशियल। बेसिकली तुम देख रहे हो यहाँ पे कि वर्क और चार्ज का रेशियो है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट हमें नोन है, ये हमारा नोन पॉइंट है, और ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी हमें पता नहीं कहाँ है भाई, क्या इन्फिनिटी पता है कहाँ पे है? जहां पे तुम्हें पता है कि अच्छा ये इन्फिनिटी है, वो तो इन्फिनिटी नहीं है, उससे भी आगे कुछ ना कुछ होगा। तो एक पॉइंट नोन होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, अननोन होगा। तो अननोन किसी अननोन पॉइंट से किसी एक जगह पे, अभी हमारे घरों में करंट आ रहा है, हमें पता है कि कहां से करंट आ रहा है, क्या पता है? क्या कहीं से आ रहा होगा भाई, ठीक है, कहीं से कनेक्टेड होगा, कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है आ रहा है, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या? तो ये पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात मैं कर रहा हूं, है ना। पोटेंशियल का मतलब तुम अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही समझोगे, है ना। बहुत सारा चीज होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 11th वगैरह अगर पढ़ोगे तो, लेकिन यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट का पोटेंशियल भी हुआ ना। पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट में, पोटेंशियल नहीं होता। अभी बता रहा हूं इसको, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या पोटेंशियल बताएं। पोटेंशियल का इसमें डिफिनीशन और इसमें फॉर्मूला में क्या परेशानी है? अरे दोनों पढ़ोगे तब ना अंतर समझ में आएगा। अभी सुनो ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, 1 point to another point। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे दोनों पॉइंट नोन है बाबू। यहाँ पे अब हमें अननोन कुछ भी नहीं है। मान लेते हैं चार्ज अभी बी पॉइंट पे था, अभी बी पॉइंट से चार्ज को उठा, चार्ज अभी यहाँ पे था, उठा के हमें यहाँ पे लाना है। तो हमें ए पॉइंट भी नोन है, बी पॉइंट भी नोन है। तो कहता है कि उस सिचुएशन में जब दोनों पॉइंट नोन होगा तो उस सिचुएशन में हम पोटेंशियल उसको नहीं कहेंगे, टर्म सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन तब हम उस चीज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
क्योंकि इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों का अलग पोटेंशियल होगा तभी चार्ज का फ्लो होगा, समझे? यानी कि यहां से चार्ज अगर इधर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका कम होगा। जैसे पानी समझो कि हायर लेवल से लोअर लेवल में जाता है कि नहीं? कट गया क्या रे? तो सिमिलर सिचुएशन यहां पे भी है कि चार्ज अगर फ्लो हो रहा है भाई, तो चार्ज भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा। यानी कि अगर चार्ज का डायरेक्शन ऐसा दे दे तो तुमको पूछे कि इसका पोटेंशियल बोल दे कि मान लेते हैं VA है, इसका पोटेंशियल बोल दे कि VB है, तो पूछेगा कि बताइए VA का पोटेंशियल ज्यादा होगा या VB पोटेंशियल ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली तुम कहोगे कि VB इज ग्रेटर देन VA, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो जहां से आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, यानी कि ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? VB का होगा। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर अपने से गिरेगा क्या? नहीं गिरता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि नहीं? यहाँ पे भी सर्किट में हम देख रहे हैं कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है। करंट का फ्लो होने का मतलब चार्ज का फ्लो, चार्ज किधर से पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है? चलो इसको मिटा दूं। हाँ, तो ये हमारा SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल हुआ या पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला से हमें पता होना चाहिए कि वर्क अपॉन चार्ज है, वर्क का SI यूनिट जूल है, चार्ज का SI यूनिट कूलाम है, तो उसका यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलाम होगा, जूल पर कूलाम होगा। अब कहता है कि जूल पर कूलाम हुआ, इसका भी स्पेशल नाम होता है। जैसे वहां पे हम कूलाम पर सेकेंड को हम क्या बोल दिए थे? एम्पियर बोले थे कि नहीं बोले थे? हाँ, तो उसी तरह से जूल पर कूलाम का भी कुछ नया नाम होता है ना बाबू? जूल पर कूलाम का भी कुछ नया नाम होता है, और वो क्या होता है? तो इसी को हम लिखते हैं, अगर 1 जूल पर कूलाम हुआ उसको हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हो? कहते हो ना 10 वोल्ट का है ये बल्ब, 10 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का, ऐसा कहते हो कि नहीं? या 10 नहीं, सॉरी, वोल्टेज कि 220, हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है, 440 वोल्ट आ रहा है, ऐसा कहते हैं ना। तो एक्चुअली उसका मतलब क्या है कि हमारे घर में जो बिजली आ रहा है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस पे है? तो 220 वोल्ट पे होता है। तो 1 जूल पर सेकेंड का मतलब 1 वोल्ट होता है। यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पूछे बोले तुमसे, तो जूल पर कूलाम लिख सकते हो या फिर वोल्ट भी लिख सकते हो। इसीलिए इसको वोल्टेज भी बोला जाता है। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम यूनिट क्या है? वोल्ट है। कहते हो ना कि इतना वोल्टेज है घर में, वोल्टेज कम हो गया, ज्यादा हो गया, ऐसा कहते हो कि नहीं? तो यही वोल्ट है बाबू। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो पोटेंशियल डिफरेंस का, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा भाई। जहां भी चार्ज फ्लो होगा, अरे तो चार्ज फ्लो हो रहा है भाई। हाँ, चार्ज कैसे फ्लो होगा भाई? चार्ज इसके वजह से फ्लो होगा ना। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, ठीक ना? अब इसलिए अब तुम घर के 5वां मंजिला पे टंकी लगा दो और नीचे तुम नल चलाओ, देखो बहुत तेज चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका हाइट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब उसका पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ भी तुम्हारे घर में 220 वोल्ट का पोटेंशियल है। जो तार आता है तुम्हारे घर के पास उसमें 11,000 होता है कि नहीं? क्या ऐसा होता है कि नहीं? कहीं कहीं और ज्यादा पोटेंशियल, मोटा मोटा देखोगे कि पावर ग्रिड से जाता है 3 लाख, 33 लाख, अलग अलग वैल्यूज का करंट पोटेंशियल क्या होता है? जनरेट होता है। तो सबका अपना रीजन है। जितना दूर ले जाना होगा करंट को तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे घरों में करंट कहाँ से आ रहा है पता नहीं, छत्तीसगढ़ से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से बिजली बिहार सरकार खरीदती होगी? तो भाई वहां से यहाँ पहुंचने के लिए तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? वर्क टू मूव यूनिट चार्ज। तो वर्क ज्यादा, जितना ज्यादा दूर आएगा उतना वर्क ज्यादा लगेगा कि नहीं? तो वर्क अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या? तो इसलिए वही पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा दूर अगर जाना होगा पोटेंशियल ज्यादा रखते हैं। हमारे घरों में पोटेंशियल होगा 220 वोल्ट रहता है, ठीक।
तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी ये जो सर्किट डायग्राम है बाबू, है ना, ये जो सर्किट डायग्राम एक दिख रहा है, एक छोटा सा सर्किट डायग्राम है, इसमें और भी बहुत सारा चीज हम लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज लगाने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक डिवाइस होता है करंट को मेजर करने के लिए, उसको कहते हैं एम्पियर, है ना। एक यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, एक तार ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लगाया जाता है, एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है जो कि वोल्टेज मेजर करेगा, है ना। यहाँ पे प्लग की लगा दिए हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का मतलब कहता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारा चीज कनेक्ट हो सकता है, जैसे हमारे घरों में बल्ब, पंखा, क्या क्या जो भी कनेक्ट, बहुत सारा चीज होता है कि नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ भी कनेक्शन हो सकता है और उसका हर चीज का अलग अलग सिंबल होता है, उस सिंबल से ही हम उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, है ना। फिर कनेक्शन का तरीका भी है कि कैसे कनेक्ट होगा, है ना। तो अगर तुम देखोगे सर्किट एक आध कहीं बनाया अगर होगा तो हमारे बुक में, है ना। तो सर्किट जब बनाया हुआ तो यहाँ पे सेल अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो इसका ये इधर पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, निगेटिव से कनेक्टेड होगा। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी होगा, ये पॉजिटिव से होगा, यहाँ पे निगेटिव से होगा टर्मिनल। अब ए जो लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है, मतलब ये दोनों साइड से कनेक्ट होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ निगेटिव, इसका नाम होता है एमीटर। ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो मेजर करेगा उससे। कभी जाओगे किसी दुकान पे जहाँ बिजली बनाता है, वहां पे देखो बहुत सारा वो डिवाइस रखता है, चेक कर लेगा करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करता है कि नहीं। और ये V जो है ये है वोल्ट मीटर। क्या है भाई, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। वो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल टर्मिनल के बीच कितना है तो वो मेजर करता है, वो वोल्ट मीटर। ये कोई भी रेसिस्टेंस है, कोई भी वायर बीच में कनेक्ट कर दिया है, या बल्ब, पंखा, कुछ भी हो सकता है, सबका रेसिस्टेंस होता है, तो उसको R से डिनोट किया जाता है। रेसिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं और सिंबल रेसिस्टेंस का वो होता है या रेसिस्टर का। अगर रेसिस्टर वेरिएबल होगा, वेरिएबल रेसिस्टर यानी कि रेसिस्टेंस जिसका चेंज होता होगा उसको डिनोट करोगे, है ना। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, तो उसको डिनोट या तो ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो। तो ये हमारा वेरिएबल रेसिस्टर का सिंबल है। क्या कोई दिक्कत है? बहुत सारा सिंबल तुम्हारा दिया बुक में दिया हुआ, पेज नंबर 203 में दिया हुआ, उसको याद कर लोगे। रेसिस्टेंस वायर होता है, रेसिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, अभी रेसिस्टेंस पढ़ाएंगे, अभी अब आएगा, ओम्स लॉ पढ़ाएंगे। तो रेसिस्टेंस क्या होता है ना कि करंट के फ्लो को रोकता है। करंट फ्लो होना चाहेगा लेकिन वायर में एकदम फ्री पाथ तो है नहीं भाई कि चार्ज फ्लो होगा, वहां बहुत सारा कॉम्पैक्ट है ना रास्ता। तो कहता है कि तब वहां पे क्या होता है कि चार्ज के फ्लो का बेसिकली अपोज होता है। चार्ज फ्लो होना चाहेगा लेकिन कंडक्टर चूंकि बहुत कंडेंस्ड है, तो वहां पे क्या होगा, वो चार्ज के फ्लो का अपोज होगा। तो अपोजिशन ऑफ चार्ज, रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। हर कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। तो कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसको मिटा दो पहले, ये सिंबल याद कर लोगे, है ना। सिंबल पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, सिंबल याद कर लोगे। वेरिएबल का मतलब जो वेरी करता है, बदलते रहता है ना। जैसे तुम बल्ब, पंखा चलाते होगे तो देखे होगे, पंखा 1 पे चलाते हो, 2 पे चलाते हो, 3 पे, ऐसा करते हो कि नहीं। पंखा का रहता है ना भाई रेगुलेटर। तो रेगुलेटर बेसिकली क्या करता है, तो हम वहां से करंट को चेंज नहीं करते, हम वहां से रेसिस्टेंस को चेंज करते हैं। तो वही वेरिएबल रेसिस्टेंस हुआ, समझे। तो हम रेसिस्टेंस को चेंज कर देंगे, वही फॉर्मूला भी आगे आएगा कि रेसिस्टेंस को चेंज कर दिए तो करंट कैसे चेंज हो जाता है ना।
तो वो रेगुलेटर में वही रेसिस्टेंस चेंज होता है। तो वेरिएबल का मतलब अलग अलग होना। तो अभी 1 पे अगर हम लगाए हैं पंखा को तो रेसिस्टेंस कुछ अलग दे रहा होगा, 2 पे लगाए, 3 पे, 4 पे, तभी तो उसका स्पीड कुछ घट बढ़ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं? यानी कि 5 पे अगर है पंखा बहुत तेज चल रहा है, इसका मतलब है कि 5 पे रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, मतलब चार्ज को बहुत इजीली फ्लो होने दे रहा होगा, तभी तो भाई वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, तभी तो वो तेज पंखा चल रहा है। क्या कोई दिक्कत है? तो चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। आप समझो कि एक पाइप में पानी जा रहा है, पाइप पूरा साफ है तो खूब बढ़िया से पानी जाएगा। अभी एक पाइप है उसमें थोड़ा कंकड़ पत्थर मिट्टी भरा हुआ है, तो उसमें क्या आसानी से जाएगा क्या पानी? पानी को रोकेगा कि नहीं? पानी को थोड़ा ना थोड़ा रोकेगा ना भाई। तो वो जो रोकता है वही रेसिस्टेंस है बाबू। तो वो वाटर रेसिस्टेंस है, वाटर के फ्लो को अपोज कर रहा है। चार्ज के फ्लो को जो अपोज करता है उसको यहाँ पे हम रेसिस्टेंस सीधा सीधा बोलते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, एनी मटेरियल इन द सेंस कंडक्टर की बात कर रहा हूं। अभी लकड़ी ये सब तो इंसुलेटर है, ये चार्ज का फ्लो करेगा क्या? इसमें चार्ज फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा हमारा कि प्रॉपर्टी है ये रेसिस्टेंस, जो क्या है वो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का, है ना। कटने वाला है क्या बाबू? अच्छा, टाइम नहीं दिखा रहा है। ओह ठीक है, देखते हैं। चलो, तो कहता है कि रेसिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच it opposes the flow of charge, by which it opposes the flow of charge in the circuit। ये हमारा रेसिस्टेंस हुआ। और जो मटेरियल होता है उसको रेसिस्टर बोला जाता है। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है, और जो मटेरियल होगा जैसे वायर है, अब ये वायर हम लिए तो वायर में रेसिस्टेंस होगा, और वायर क्या कहलाएगा? वायर को हम रेसिस्टर कहेंगे, है ना। तो रेसिस्टर मटेरियल है और रेसिस्टेंस उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। करवाते क्यों है? खुद वो होता है वहां पे। अभी कंडक्टर कैसा होता है? कंडक्टर का मॉलिक्यूल बहुत पास पास होता है। सॉलिड में पढ़े हो ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसा पढ़े हो कि नहीं? तो बहुत पास पास होते हैं, तो चार्ज को क्या होता है, फ्लो जब होता है तो इधर उधर इधर उधर इधर उधर टकराता है बेसिकली, है ना, ड्रिफ्ट करता है। ऐसा नहीं कि एक जगह से चार्ज उठ के दूसरे जगह चला गया। जो चार्ज फ्लो होता है हमारे वायर में, अब जैसे लाइन में खड़े हो, एक लाइन में खड़ा, पीछे वाला आदमी धक्का दिया आगे वाले को, आगे अपने आगे आगे अपने आगे ऐसा करके आगे तक फोर्स पहुंच जाता है कि नहीं? वो फोर्स, हाँ क्या रे बाबू? तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। आप समझो कि पीछे वाला आदमी क्या आगे गया? एक्चुअली में क्या आगे गया था? पीछे वाला आदमी नहीं गया था, लेकिन वो जो फोर्स लगाया उसका फोर्स वहां पहुंच गया कि नहीं? यही चीज यहाँ पे भी होता है। तो चार्ज ऐसा नहीं है कि एक जगह से उठ के चार्ज दूसरे जगह चला जाता है बाबू। जो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं हेयर एंड देयर, तो क्या करेगा कि एक जो है वो दूसरे में टकराएगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरे में टकराएगा, और इस तरह से क्या होता है हमारा चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज का फ्लो बेसिकली ये सब 12th में पढ़ोगे अच्छे से। बस थोड़ा समझा दिया हूं कि चार्ज का फ्लो होने का मतलब ये मत समझ लेना कि चार्ज यहां से उठ के कहीं चला गया, नहीं। जस्ट लाइन वाला सिचुएशन समझना कि लाइन में है, पीछे वाले को मन हुआ कि धक्का देते हैं तो उसको फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगा दिया तो वो फोर्स आगे तक पहुंच गया, उसको खुद उठ के जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां भी यही होता है कि चार्ज, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है, सब एक दूसरे को क्या करता है, बस पुश करता है, तो फोर्स केवल ट्रेवल करता है, चार्ज खुद ब खुद ट्रेवल नहीं करेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? है ना।
अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो मन सो लगा सकते हो भाई सर्किट में, वही तो मैं बोल रहा हूं ना। अभी बल्ब, पंखा, कूलर, एसी जो लगाना है लगाओ, तुम्हारा सर्किट जितना बड़ा है। शुरू में सिंपल सर्किट हम बनाए थे क्या? नहीं, तुम्हारा मन है कि तुम्हारा सर्किट में रेसिस्टेंस का मतलब कोई भी डिवाइस है, वायर है, हाँ मार्केट में बिकता है, हाँ बिकता है ना, डिफरेंट डिवाइस। सारे वायर में रेसिस्टेंस होगा, कॉपर क्या है, कोई भी वायर है सब में रेसिस्टेंस होगा। कोई भी मटेरियल है जिसमें कंडक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, रेसिस्टेंस उसमें होगा ही होगा, है ना, उसका कुछ बात ही नहीं। हाँ हर मटेरियल, हर जो भी प्रॉपर्टी है ना वो रहेगा ही। कम ज्यादा हो सकता है कि अब मान ले एल्युमिनियम में ज्यादा है, कॉपर में कम है, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई किसी का ज्यादा कम, लेकिन सब में रहेगा ही। अभी जो मेन इसका टॉपिक है हम वो पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, यानी कि जितना पोटेंशियल हम देंगे, पोटेंशियल अगर बढ़ाते जाओगे तो करंट भी क्या होते जाएगा, उसमें बढ़ते जाएगा। यानी कि अभी छोटा बैटरी लगा दिए तो करंट उसमें जो फ्लो होगा वो कम होगा, अगर बड़ा बैटरी लगा दे मतलब जिसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज का होगा। तो ओम्स लॉ ये कहता है, इसका स्टेटमेंट है तुम्हारे बुक में, उसको देख लोगे, पेज नंबर 204 में है बाबू। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है? चलो, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। यानी कि पोटेंशियल हम बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा भाई। तो इसका स्टेटमेंट लिखता है ओम्स लॉ का, अगर स्टेटमेंट लिखना होगा तो सीधा सीधा यही लिखोगे कि इन एनी क्लोज सर्किट, in any closed circuit the current is directly proportional to potential difference, या potential difference is directly proportional to the current if the temperature remains constant। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए बाबू, है ना, या कोई भी और फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन अगर सेम है तब कहता है कि पोटेंशियल को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ते चला जाएगा, या फिर पोटेंशियल को घटाएंगे तो करंट घटते चला जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही होता है। तो उसी स्टेटमेंट का ये मैथमेटिकल फॉर्म है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी को जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आता है R, है ना, इस R को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को बोला जाता है, R को ही बोला जाता है रेसिस्टेंस। तो इसको ऐसा भी पढ़ोगे, V बराबर I पहले लिख देते हैं R, याद करने में ये आसान होता है ना, सब लोग यही बोलेगा V बराबर IR। तो ये हमारा ओम्स लॉ है। अब समझो यहां से कि अगर यहाँ पे फिर तीन चीज, एक नया फॉर्मूला आया, ये इस तीन में से कोई भी दो दिया हुआ है, तीसरा निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो, है ना। अब जो ये रेसिस्टेंस आया है बेसिकली बाबू, R जो आया है, अब यहां से अगर R हम लिखे तो R बराबर क्या होगा, I इधर चला जाएगा, तो R क्या है बेसिकली, तो R क्या है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन एनी सर्किट। अब देखो इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे, V वर्सेस I का जब ग्राफ बनाओगे तो कहता है कि अगर इस पे हम V लेते हैं, इस पे I लेते हैं, है ना, या फिर इस पे I लेते हैं, इस पे V लेते हैं, किसी पे दो एक्सिस है, किसी पे कुछ ले सकते हैं, इस पे I लेते हो, इस पे V लेते हैं, इस पे करंट और इस पे V लोगे तो इसका जो ग्राफ होगा तो देखोगे ये तो R तो कांस्टेंट टर्म है, तो जैसे मान लेते हैं इक्वेशन, अब समझो कि Y बराबर 2x है, तो Y यहाँ पे V हो गया, X हमारा I हो गया, और R क्या है 2 कांस्टेंट वैल्यू।
तो इसका इक्वेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि कैसा होगा? ग्राफ बनाए हो ना भाई, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाए हो कि नहीं? क्या रे? चलो सुनो, अब चलो सुनो, हम बोल रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे तो कुछ भी स्ट्रेट लाइन जैसे भी आना होता था एक लाइन देता था। तो यहाँ पे भी ये लीनियर इक्वेशन आ रहा है बाबू, ये तो कांस्टेंट है, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होता है, ऐसे जाएगा। और इसका जो ये ग्राफ है, ये जो लाइन होगा, यही लाइन क्या होता है, आर की वैल्यू देता है। तो स्लोप ऑफ, जैसे वहां पे अगर 9th क्लास में पढ़े होगे तो वहां पढ़े होगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल और करंट जो ग्राफ है उसका जो ये स्लोप है, इसको स्लोप कहते हैं, है ना। तो स्लोप इसका क्या देगा भाई, तो वो देगा रेसिस्टेंस। स्लोप का मतलब क्या होता है कि जो y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे क्या है, v है, और जो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे i है, तो इसी चीज को स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप हमारा यहाँ पे y एक्सिस क्या है, r, यहां से निकालेंगे तो यानी कि उसका जो स्लोप होगा v वर्सेस i, अगर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो बोल दे अगर उसका स्लोप निकालिए क्वेश्चन में, तो मतलब समझोगे कि हमें क्या बोल रहा है भाई, रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? V बराबर आई आर का ग्राफ यही होगा, है ना। V बराबर, तो अलग अलग वी आई, एक सर्किट का, एक वायर का आर कांस्टेंट होगा भाई, वायर का आर चेंज नहीं होता है, ठीक ना। वायर अलग कर दोगे वायर लेंथ उसका अलग कर दोगे, वो अलग फिर बताएंगे कि रेसिस्टेंस चेंज कैसे होता है। रेसिस्टेंस चेंज भी होता है जब हम उसका लेंथ चेंज कर देंगे, जब हम वायर को मोटा पतला कर देंगे तब चेंज होगा, बट अदर नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। क्या कोई दिक्कत है? क्या आर क्यों? अरे वहां पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आया भाई, कांस्टेंट वहां पे आर लिया जाता है। जैसे 9th में ग्रेविटेशन पढ़े होगे ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होगे, तो कुछ जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लाते हो ना, तो के लेते हो, जी लेते थे, जो भी लेते थे, है ना। तो वही यहाँ पे कांस्टेंट जो आता है उसको आर लिया जाता है। तो वही तो लिखा हो ना कि आर क्या है, आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड रेसिस्टेंस, है ना, उसको रेसिस्टेंस बोला जाता है। क्या कोई दिक्कत है? तो ये ओम्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, इतना बहुत पढ़ लिए हो नहीं। पर सिंबल जो दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, जितना सिंबल की सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो कुछ भी है 10-11 दिया हुआ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, और इस यहां तक जो भी क्वेश्चन होगा वो कर लोगे। क्या पेज नंबर 205 तक तुम्हारा हो गया है काम, तो उसको पढ़ लोगे, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। क्या चलो ठीक है, कल क्लास होगा नहीं होगा उस पर सस्पेंस है ना, लेकिन देखते हैं, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुबह वाला तो होगा पर इस टाइम वाला का, ठीक ना।